नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे पिछले व्याख्यान में, और आज हम उसी क्रम को जारी रखेंगे। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि 1885 में जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक मंच बन गया जो भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा था उसी दौरान। यद्यपि कांग्रेस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर, उसके उद्देश्य को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने बड़ी जल्दी ही भारतीयों को राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण बना दिया और भारतीयों की आवाज़ को ब्रिटिश शासन तक पहुंचाने के लिए एक संस्थागत माध्यम का कार्य करने लग गई। तो इस रूप में मैं आपको बता चुका था कि 1885 से लेकर 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे उदारवादियों का प्रभाव था और ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए हितकर है और वह क्रमिक सुधारों की मांग किया करते थे। और साथ ही साथ, लेकिन इस युग की भी महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक शासन की जो आर्थिक नीतियां थीं उसको जनता के सामने लाए और साथ ही साथ भारत के आर्थिक शोषण की ओर ब्रिटिश सरकार और भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा बढ़ाने का काम किया। अब दूसरा काल, जिसे मैंने आपको पहले बता चुका था कि दूसरा काल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से भी जुड़ा है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से भी जुड़ा है, उसे उग्रवादी काल के नाम से जानते हैं। और इस उग्रवादी काल में जो प्रमुख नेता उभरते हैं वे हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे। और ये उग्रवादी नेता हैं। ये ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने के पक्षधर हैं। ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकर नहीं मानते और अनुनय विनय के स्थान पर सीधी कार्रवाई या बहिष्कार जैसे उग्र साधनों का उपयोग करने से भी परहेज नहीं करते। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की में जल्दी ही ये उग्रवादी ग्रुप, ये उग्रवादी समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। और यही वजह है कि कांग्रेस में दो खेमे बन गए, एक उग्रवादी ग्रुप, दूसरा उदारवादी समूह। और इसका परिणाम ये रहा कि 1907 में सूरत में इन दोनों समूहों में टकराव इतना बढ़ा कि सूरत में 1907 का जो अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस के दो टुकड़े या कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो अब उग्रवाद के उदय के कई कारण हैं। तो उग्रवादी ये मानते थे कि कांग्रेस की अनुनय विनय की जो नीति है, जो उदारवादियों की नीति थी कि वो ब्रिटिश शासन से ज़्यादा याचिकाओं के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते थे, तो वह अनुनय विनय की नीति को उग्रवादी ये कहते थे कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति है और इसे की जगह हमें अब सीधे मार्ग पर और सरकार पर दबाव डालकर अपने मांगों को मनवाना चाहिए। लाला लाजपत राय ने भी इस संदर्भ में कहा कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें अंग्रेज़ों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा जो कारण था इस नीति का, कि मैं आपको पिछले व्याख्यान में बता चुका था कि 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आया वह उदारवादियों की मांग के अनुरूप नहीं, उसकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरा। तो ये बात महसूस की जाने लगी कि उदारवादियों की जो नीतियाँ हैं वे धीरे धीरे किसी काम की नहीं रही हैं और ब्रिटिश शासन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने में असफल रही है। इसलिए इस अनुनय विनय या राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति को नहीं अपनाकर ब्रिटिश सरकार पर सीधे दबाव का काम करना, दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि वे मजबूर हो जाएं भारतीयों की मांगों को मानने के लिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारण था उग्रवाद के उदय में, वह था ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। 1882 से लेकर 1906 तक ब्रिटेन में अनुदारवादी दल का शासन था और इसका भारत सरकार के प्रति, भारतीयों के प्रति बड़ा कठोर रवैया था। और इसी कठोर रवैये के कारण 1897 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो इस दमनकारी नीति के
खिलाफ भी एक आक्रोश था भारतीयों के प्रति, और वह उदारवादियों के समूहों से संतुष्ट नहीं हो सकता था, उसे एक नया नेतृत्व चाहिए था जो उग्रवादियों के रूप में सामने आया। और तीसरा था 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां रही हैं वो उग्रवादी शासन, उग्रवादियों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में सफल रही, जो कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। वो इसका कारण लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया की 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया। बंगाल प्रेसिडेंसी में आपको बता चुका था कि अंग्रेज़ों की जो शुरुआती राजधानी थी वह कलकत्ता थी, और 1905 तक आते आते अंग्रेज़ का बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी वह राजनीतिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र बन के उभर रही थी। अंग्रेज़ों को इससे खतरा महसूस हुआ। यही वजह है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ये बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो बंगालों में व्यक्त करने का निर्णय लिया कि पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुल राज्य के रूप में विभाजित करने की नीति अपनाई। और ये बंगाली राष्ट्रवाद पर सीधा प्रहार था, और इसके विरोध में बंगाली समाज ने बंग और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। तो लॉर्ड कर्जन ये चाहते थे, यद्यपि लॉर्ड कर्जन का तर्क ये था कि बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि उस ज़माने में बंगाल में उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे, और पूरी मिलकर बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाती थी, जिसमें वर्तमान में भारत का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा और बिहार, ये पूरा सारा जो क्षेत्र था वो मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था। और इसको ही अंग्रेज़ों ने कहा क्योंकि बंगाल इतना बड़ा राज्य है और इतने बड़े राज्य में एक साथ प्रशासनिक असुविधा होती है शासन करने में, इसलिए दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। यद्यपि अंग्रेज जो तर्क दे रहे थे वो ये प्रशासनिक सुविधा के लिए दे रहे थे, लेकिन उनके अंत में उनके मर्म में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के प्रति एक फूट डालने की नीति विद्यमान थी। तो इसका बड़ा विरोध बंगाली समाज में हुआ। इसके विपक्ष में स्वदेशी और बंग के आंदोलन शुरू हुए बंगाल में। और साथ ही साथ एक और घटना इसी से जुड़ी हुई है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, और इसका उद्देश्य ये था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार और ब्रिटिश राजभक्ति को बनाए रखना था। ये बड़ा महत्वपूर्ण दौर था कि जब 1906 में जब भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1914 में यद्यपि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में संबंध एक समझौता भी हो गया, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम लीग पाकिस्तान के पृथक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग से लेकर आगे बढ़कर 1940 तक एक स्वतंत्र भारत के से अलग एक मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग पर कायम हो गई। तो इस तरह एक राजनीतिक विकास क्रम हम देखते हैं कि इस प्रारंभिक मुस्लिम सांप्रदायिकता को अंग्रेज़ों द्वारा हवा दी गई और हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने की नीति अपनाई गई। वो बंगाल विभाजन के माध्यम से अपनाई गई। 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक मंच पर विरोध करना था और मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन के अधिकार, निर्वाचन मंडल के अधिकार की मांग करनी थी। तो इस तरह उग्रवादी काल एक महत्वपूर्ण दौर था। इस दौरान बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम अस्तित्व में आते हैं, और इसी क्रम में 1909 में 1892 में भारत परिषद अधिनियम अस्तित्व में आया, और 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम पारित किया गया, और पहली बार मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करते हुए मुसलमानों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था की गई।